हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बिजनेस फाइनेंस पेपर के पार्ट 3 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइनेंस रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ डैश थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंस जो है किन चीज़ के मैनेजमेंट की बात करता है? फ्लो ऑफ प्रॉफिट, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ कैश या फ्लो ऑफ कैपिटल। सो आंसर इज़ फ्लो ऑफ मनी, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस में जो मेन फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोक्यूरमेंट या फिर हम कहें एक्वायर करना एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो हम फंड्स को कैसे एक्वायर करेंगे, एक्विजिशन ऑफ फंड, और कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। सो आंसर इज़ फ्लो ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब बाई। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ऑब्जेक्टिव किसने डिस्क्राइब किया था? F.W. पैश, जॉन जे हैम्पटन, इजरा सुलेमान या वेस्टन एंड ब्रिघम ने। सो आंसर इज इजरा सुलेमान ने। तो इजरा सुलेमान ने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को क्या डिस्क्राइब किया था? उन्होंने कहा था कि ये फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और वेल्थ मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है? फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ करना, फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना। और वो कैसे होती है? जब ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी जो पॉजिटिव एनपीवी देते हों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को और क्या कहते हैं? मार्केट ऑफ एक्सपेंशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी या कैशिंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन। तो अगर इसका आंसर आपको नहीं भी बताओ तो भी आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमिक वेलफेयर हो नहीं सकता है, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी हो नहीं सकती है। सो आंसर इज़ कैशिंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर के मेनली दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ फर्म्स अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो ये कहती है कि फर्म्स की अर्निंग, मतलब फर्म्स का जो अर्निंग है आफ्टर टैक्स, उसको मैक्सिमाइज़ करना। तो शेयर होल्ड मैक्सिमाइजेशन को हम ये चीज़ कहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, या अगेन ऑप्शन शेयर होल्ड मैक्सिमाइजेशन या ईपीएस मैक्सिमाइजेशन। सो आंसर इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होती है? फर्म्स की अर्निंग टैक्स वैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको मैक्सिमाइज़ करने की बात कहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर। इनमें से कौन सा फाइनेंस मैनेजर का फंक्शन नहीं है? सो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मैनिपुलेट शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल नीड। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर है तो इसमें से कौन सी चीज़ आप नहीं करेंगे, आपका वर्क नहीं होगा? सो आंसर इज मैनिपुलेट शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल मैनेजर का काम नहीं होता है शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करना, उनका काम होता है कि वो एनालाइज करे फाइनेंशियल को, इंटरप्रेट करके क्या सिचुएशन और क्या होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करें, क्या फाइनेंशियल नीड्स है कंपनी की, उस पर फोकस करें, ना कि शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिफाइंड फाइनेंस फंक्शन एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजेशन फंड्स ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस के फंड्स को एक्वायर करना, कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ पे उनको यूटिलाइज करना है, ये फाइनेंस फंक्शन का मेन प्रोसेस है। ये किसने कहा था? व्हीलर, F.W. पैश, R.C. ऑसबर्न, जॉन जे हैम्पटन ने। सो आंसर इज R.C. ऑसबर्न ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर होल्डर वेल्थ इन अ फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो शेयर होल्डर वेल्थ जो होती है फर्म में वो क्या रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अ फर्म, जो लोग फर्म में एम्प्लॉयड हैं उतने लोगों के नंबर्स, या द बुक वैल्यू ऑफ द फर्म्स एसेट्स लेस बुक वैल्यू ऑफ इट्स लायबिलिटीज़। तो बुक वैल्यू में मतलब बैलेंस शीट में आपके जो फर्म्स की एसेट्स है उसमें से फर्म जो भी लायबिलिटीज़ है उसको लेस कर देंगे, मतलब कि मार्केट वैल्यू पे नहीं, बुक वैल्यू पे, तो जो बैलेंस शीट में वैल्यू शो हो रही है आपकी उसमें, तो उसको हम शेयर होल्डर वेल्थ कहेंगे। द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू इट्स एम्प्लॉयज़, या जो सैलरी पे की जाती है एम्प्लॉयज़ को, उसको शेयर होल्डर वेल्थ कहेंगे। या द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक। तो जो भी फर्म्स की स्टॉक्स हैं उनकी मार्केट में क्या प्राइस है उसको हम शेयर होल्डर वेल्थ कहेंगे। तो यस, राइट आंसर इज द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक। क्योंकि आपको मैंने बताया कि वेल्थ मैक्सिमाइज़ मत करना मतलब फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ करना। फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ करने का मतलब होता है कि फर्म की जो शेयर होल्डर्स उनकी टोटल एसेट्स, टोटल वर्थ, शेयर होल्डर की वेल्थ,
इनको इंक्रीज़ करना। और ये कैसे होती है इनका सिंपल लैंग्वेज में, तो शेयर प्राइसेस के जो मार्केट में शेयर प्राइसेस के रेट है, प्राइस है, वो इंक्रीज़ करने से होती है। तो ये चीज़ होगी कैसे, जब हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो प्रोजेक्ट हमें पॉजिटिव एनपीवी देंगे, तो मार्केट में शेयर प्राइस इंक्रीज़ होंगी। जब शेयर प्राइस इंक्रीज होगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज़ होगी। वेल्थ इंक्रीज़ होने का मतलब फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज़ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड। तो इनमें से कौन सा है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब जहाँ पे डीलिंग लॉन्ग टर्म फंड्स में होती है? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट? सो आंसर इज कैपिटल मार्केट। हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट नहीं लिखे आएंगे क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट कैपिटल मार्केट का एक पार्ट है। सो आप ये समझिएगा कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स को डील करते हैं, मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, इन सिक्योरिटीज़ को डील किया जाता है। वहीं मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट मतलब जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को डील किया जाता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ जैसे क्या हो जाती हैं आपकी, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गई, कमर्शियल पेपर्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, ये सारे जो होते हैं ये आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कहे जाते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है। कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स को डील किया जाएगा। अब प्राइमरी मार्केट क्या हो गया, प्राइमरी मार्केट में क्या हो जाता है, जो नई सिक्योरिटीज़ आती हैं, मतलब कंपनी जब नई सिक्योरिटीज़ ऑफर करती है, नए शेयर्स लॉन्च कर रही है, तो वो कहाँ पे करेगी, वो प्राइमरी मार्केट में करेगी। मतलब वो प्राइमरी मार्केट कैसे है, मतलब इनिशियल ऑफरिंग के थ्रू, आईपीओ के थ्रू जब फंड्स आ रहे हो, मतलब पहली बार जब सिक्योरिटीज़ को मार्केट में लाया जा रहा है, न्यू इश्यूज़ को जब मार्केट में लाते हैं, तो वो मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जहाँ पे ऑलरेडी इशूड शेयर्स एंड डिवेंचर्स या सिक्योरिटीज़ में डीलिंग की जाती है। मतलब वो मार्केट जहाँ पे जो शेयर्स या डिवेंचर्स या सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी इशूड हैं उनकी सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। तो राइट, तो ये आपका सेकेंडरी मार्केट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी मार्केट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन वाइल सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स। सो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि नई सिक्योरिटीज़ आई, तो जब नई सिक्योरिटीज़ आपने इशू किए, लोगों ने उसे परचेज़ किया, तो उससे क्या हो गया, कैपिटल आएगी आपको। भाई सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स। सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी इशूड, कंपनी ने इशू कर दिया है, अब उन्हीं सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टर एक दूसरे में सेल परचेज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी, उनको जब उनके पास है शेयर्स मान लीजिए और उन्हें सेल करना, तो वो ईजिली सेल कर देंगे, तो वो क्या होता है, उनको लिक्विडिटी मिल रही है, जब चाहे वो सेल परचेज कर सकते हैं। सेकेंड है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आर अंडरटेकन इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ क्या होता है, शेयर्स को इशू करने के लिए, शेयर्स को जब न्यूली शेयर्स को इशू करते हैं तो आईपीओ के थ्रू लाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट में किया जाता है। अब आप सोचिए कि आईपीओ दोनों मार्केट में हो सकता है। एंड थर्ड वन इज स्टॉक एक्सचेंज आर एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है सेकेंडरी मार्केट का एग्जाम्पल है। सो आंसर इज ए एंड सी ओनली, मीन्स कि प्राइमरी मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, वाइल सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, लिक्विडिटी मिलती है इन्वेस्टर्स को। और थर्ड वाला आपका क्या हो गया, सी, मीन्स कि सेकेंडरी मार्केट का स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट का एग्जाम्पल है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, आप देखते हैं कि कोई भी जाके शेयर्स, डिवेंचर्स, जो भी डेरिवेटिव्स हैं, उनकी सेलिंग एंड परचेजिंग आराम से जाके कर सकता है। तो यहाँ कंपनी नहीं कर रही है कि कंपनी आपको बोल रही है कि मेरे शेयर्स परचेज कर लो, वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में ये नहीं होता। यहाँ वहाँ पे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो आप शेयर्स डिवेंचर्स को सेल करते हैं और कोई भी बायर, जो कोई पोटेंशियल बायर है, वो उसको परचेज कर लेता है। सो स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट का वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज डैश मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। सो आंसर इज प्राइमरी, सेकेंडरी, कैपिटल मार्केट और नन। सो आंसर इज सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑफरिंग ऑफ न्यू शेयर्स बाय द कंपनी इन द प्राइमरी मार्केट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज नोन एज। कंपनी नए शेयर्स ला रही है और कहाँ पे इशू कर रही है, प्राइमरी मार्केट में। पर नए शेयर्स को प्राइमरी मार्केट में इशू तो किया जा रहा है, लेकिन उन शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जा रहा है जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स परचेज करके रखे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। मतलब ऐसे पब्लिक में नहीं लाया जा रहा है, जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को बोला जा रहा है कि हमारी नई इशू आ रही है, नए इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं, तो आप इन्हें परचेज करिए। तो
इस तरह के शेयर्स को हम क्या नाम बोलते हैं? राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या पब्लिक इशू। सो आंसर इज राइट इशू। देखिए राइट है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उनके पास राइट है कि इन शेयर्स को पहले वो परचेज़ कर ले। अगर वो परचेज़ नहीं करेंगे तो फिर आगे हम पब्लिक में लॉन्च करेंगे। तो जब कंपनी नए शेयर्स को इस बेसिस पे लाती है कि सबसे पहले ये शेयर्स कौन परचेज़ कर ले? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो उसे हम बोलते हैं राइट इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट? इसमें से कौन सा कैपिटल मार्केट का फंक्शन नहीं है? ओरिजिनेशन, ensure liquidity to capital, continuous market for securities, evaluations of securities. So answer is origination. Next question देखते हैं, the market in which new securities are issued by the corporation to raise funds are called. तो आप उस मार्केट को क्या कहेंगे जहाँ पे नई सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है जिससे कि फंड रेज हो सके? प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रॉस या प्रोसीड्स मार्केट? सो आंसर इज प्राइमरी मार्केट, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में ही परचेज और सेल होता है, मतलब नया इशू आता है और लोग उसे परचेज़ करते हैं, तो वहाँ से कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मनी मार्केट वेयर डेब्ट एंड स्टॉक्स आर ट्रेडेड एंड मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन अ ईयर इज क्लासिफाइड एज, मतलब मोर देन अ ईयर मतलब एक साल से ज़्यादा का मैच्योरिटी पीरियड है और उस मार्केट में ये आपका डेब्ट एंड स्टॉक सभी डील किए जाते हैं, तो उस मार्केट को क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म मार्केट, कैपिटल मार्केट, काउंटर मार्केट या लॉन्ग टर्म मार्केट? सो आंसर इज कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्राइमरी मार्केट द प्रॉपर्टी ऑफ शेयर्स विच मेड इट ईजी टू सेल न्यूली इशूड सिक्योरिटीज़ इज कंसिडर्ड एज। सो प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स हैं उनको आप ईजिली इशू कर रहे हैं, जो नई इशू आई है उनको आप आराम से सेल करते हैं, सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, तो उससे क्या होगा? लिक्विडिटी इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी लिक्विडिटी, या मनी का फ्लो होगा या लार्ज फंड होगा? सो आंसर इज इंक्रीज लिक्विडिटी, क्योंकि उससे कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, नए शेयर्स इशू होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन वेयर द मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वहाँ पे होता है जहाँ पे मार्केट वैल्यू एक इक्विटी शेयर्स की क्या होती है? मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, जीरो होती है, नन होती है? सो आंसर इज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हैज़ बिन अचीव्ड व्हेन। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हम कब अचीव करेंगे? जब डेप्ट इक्विटी का रेशियो 1 के इक्वल होगा, या वेट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वेट ऑफ डेप्ट, डेप्ट और इक्विटी का वेट पूरे कैपिटल में इक्वल होगा, तब हम कहेंगे ऑप्टिमम है। मतलब अगर 100 की कैपिटल है तो 50 इक्विटी 50 डेप्ट, तो ये चीज़ आपका बी ऑप्शन कह रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, या डेप्ट इक्विटी रेशियो इज सच दैट कॉस्ट ऑफ डेप्ट एक्सीज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या हम डेप्ट ये तब कहेंगे कि जबकि कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो होता है वो ज़्यादा होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तब हम कहेंगे कि ऑप्टिमम है। या डेप्ट इक्विटी रेशियो रिजल्ट्स इन द लोवेस्ट पॉसिबल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर हम ये कहेंगे कि डेप्ट और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन हमने सेट किया है पूरे कैपिटल में वो इस तरह का होगा कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो लो होगी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो जिन भी तरीके से आपने कैपिटलिंग की है, अभी यहाँ पे है डेप्ट और इक्विटी की बात अगर कर रहे हैं तो सिर्फ अगर आप डेप्ट और इक्विटी के थ्रू ही कैपिटलिंग किए हैं, अपना पूरा कैपिटल का फॉर्मेशन किए हैं, तो जो ऑन एन एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट आ रही है वो लो होगी। तो आपने इस तरीके से डेप्ट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को फिट किया है, तो हम उसे ऑप्टिमम कैपिटल कहेंगे। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। सो इसमें से कौन सा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का फीचर नहीं है? प्रॉफिटेबिलिटी, सेफ्टी, फ्लैक्सिबिलिटी या कंट्रोल? सो आंसर इज फ्लैक्सिबिलिटी। नेक्स्ट, अ क्रिटिकल एग्जम्पशन ऑफ एनओआई अप्रोच टू वैल्यूएशन इज। तो एनओआई क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स की थ्योरीज के लिए आता है। तो 4 थ्योरीज होती हैं इनकी, एनआई, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मोदी मिलर अप्रोच, एमएम अप्रोच। तो ये 4 थ्योरीज होती है। तो इन्होंने कहा कि इनका एनओआई का क्रिटिकल एग्जम्पशन क्या होता है? तो डेप्ट एंड इक्विटी लेवल्स रिमेन अनचेंज। डेप्ट और इक्विटी का लेवल हमेशा मतलब एक जैसा रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। द डिविडेंड्स इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, डिविडेंड इंक्रीज करेगा एक कांस्टेंट रेट से, मतलब 10% तो 10% से इंक्रीज करेगा हमेशा। द K0 रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन लेवरेज। K0 मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, आपका लेवरेज कुछ भी हो। लेवरेज मतलब क्या होता है? जब आपके जैसे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, जब आप ये पूरा देखते हैं तो वहाँ पे जब
आपके पास फिनांस का प्रपोर्शन आता है, मीन्स डेप्ट का प्रपोर्शन आता है और इंटरेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो हम कहते हैं लेवरेज, फिनेंशियल लेवरेज आ गया। सो यहाँ पे कह रहा है कि लेवरेज कुछ भी हो, पर जो K0 वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहती है, तो हम उसे वो NOI का एजम्पशन है, या दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन, या इंटरेस्ट को और टैक्स को हम कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे, ये एजम्पशन है। सो आंसर है K0 रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन लेवरेज। तो देखिए NOI कहता ही यही है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच डुरांड ने दिया था, NI भी डुरांड ने दिया था, NOI भी डुरांड ने प्रपोंड किया था। तो ये कहते क्या हैं कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है, फर्म की जो वैल्यू है उस पर डेप्ट के प्रोपोर्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मींस आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चरिंग में डेप्ट के कंपोनेंट को चाहे इंक्रीज़ करिए, डेप्ट के रेशियो को चाहे इंक्रीज़ करिए चाहे डिक्रीज़ करिए, उसका इफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑन एन एवरेज जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये NOI इनकम का अप्रोच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इनमें से किसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज़्यादा होगी? इक्विटी शेयर्स की, लोन की, बॉन्ड्स की, प्रेफरेंस शेयर की। सो आंसर इज इक्विटी शेयर्स की। क्यों होगी इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज़्यादा? क्यों होती है? क्योंकि जो रिस्की होता है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। अच्छा, कॉस्ट का मतलब समझिए कि जो आपको बीइंग अ कंपनी आपको पे करना है। प्रेफरेंस शेयर्स में आपको क्या पे करना होता है? डिविडेंड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट कंफर्म है। इसी तरीके से लोन या डिवेंचर या बोरोइंग की बात करते हैं तो वहाँ इंटरेस्ट रेट फिक्स है। तो जो भी डिवेंचर होल्डर्स हैं या जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो रिस्की नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनको इतना तो रिटर्न मिलना ही मिलना है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो वो रिस्क में रहते हैं, उन्हें जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं होता है। तो वो क्या करेंगे, जब रिस्क ले रहे हैं तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, मीन्स उनकी एक्सपेक्टेशन हाई होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि इक्विटी शेयर्स की जो होती है वो कॉस्ट, जो उनकी कॉस्ट पड़ती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज ऑल्सो नोन एज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको हम क्या कहते हैं? रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट या नन। सो आंसर इज रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि कॉस्ट क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जो आपको रिटर्न मिलता है वही तो कॉस्ट बनेगी। तो वहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे, उस पर आपको कोई रिस्क लेना नहीं है। आप जो भी FDs डाल रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो परचेज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि कुछ भी हो जाए पर इस पर आपको इतना रिटर्न तो मिलना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। तो इसीलिए उसको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट, RF से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज। क्या होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट? रेट ऑफ डिविडेंड होगी, आफ्टर टैक्स रेट ऑफ डिविडेंड होगी, डिस्काउंट रेट ऑफ इक्विट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिलेटिंग टू कैपिटल या नन। तो देखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोला है, रिडीमेबल मतलब कि आपको एक टाइम पीरियड के बाद रिडीम होंगे, आपका मेन कैपिटल भी जाएगा और उसके पहले आपका जो भी प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड देते हैं वो भी जाएगा। सो आंसर इज C, डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिलेटिंग टू कैपिटल। क्योंकि हम वहाँ पे, आपको याद हो अगर, तो हम वहाँ पे मतलब रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स करके करते हैं, लाइफ ऑफ द ईयर, इस तरह से करते हैं फॉर्मूलाज का। नेक्स्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज जनरली डिनोट बाय। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे हम डिनोट करते हैं? KA, KW, K0, KC। सो आंसर इज K0। विच आर द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टैक्स एडजस्टमेंट। इनमें से किस में टैक्स एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग। तो आपको समझना चाहिए आंसर कि इक्विटी शेयर्स हम उसकी कॉस्ट की बात जब करते हैं तो इक्विटी शेयर्स जो आता है उसमें क्या होता है कि सारे टैक्स वैक्स को देने के बाद आता है। प्रेफरेंस शेयर्स में अगर डिविडेंड की बात करते हैं तो वो भी टैक्स वैक्स पे करने के बाद का होता है। रिटर्न अर्निंग तो ये सब कुछ को डिविडेंड, टैक्स सबको पे करने के बाद जो आपका अपना प्रॉफिट बचा है उसका हो गया। तो ऑलमोस्ट तीनों में तो टैक्स एडजस्टमेंट हो गई है ना, क्योंकि हम उनमें जो चीज़ को कॉस्ट बना रहे हैं वो चीज़ें क्या होती हैं? आफ्टर टैक्स ही होती हैं। पर डिवेंचर क्या है? इंटरेस्ट का पार्ट है, तो इंटरेस्ट टैक्स एडजस्टमेंट मांगती है। सो आंसर इज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड या नन। सो आंसर इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्या कहते हैं? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, हर्डल रेट भी कहते हैं और इसको हम कट ऑफ रेट भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग टर्म आर ऑफन इज इंटरचेंजेबल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न।
या कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट रेट बट नॉट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बट नॉट डिस्काउंट रेट. सो आंसर इज ए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट रेट एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. इसको हर्डल रेट, कट ऑफ रेट भी और कहते हैं. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिकॉज इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है रेदर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट की. क्यों ऐसा? क्योंकि फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज मोर देन फेस वैल्यू ऑफ शेयर, क्योंकि डिवेंचर की फेस वैल्यू ज़्यादा होती है फेस वैल्यू ऑफ शेयर से. या इक्विटी शेयर्स हैव हाइयर रिस्क देन डेब्ट, या इक्विटी शेयर्स पे रिस्क ज़्यादा होता है रिगार्डिंग डेब्ट, मतलब रेदर देन डेब्ट. या फिर इक्विटी शेयर्स आर ईजिली सेलेबल, इक्विटी शेयर्स को आप आराम से सेल कर सकते हैं. या ऑल, ये सारे ही रीज़न जिनकी वजह से इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट बढ़ती है. तो सारे रीज़न तो कभी नहीं हो सकते. सो आंसर इज इक्विटी शेयर्स हैव अ हायर रिस्क एंड रिस्क देन डेब्ट. ये हमने पहले डिस्कस किया है अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिटेन अर्निंग आर एक्सक्लूडेड. जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो उस वक्त हम किसको क्या करते हैं? रिटेन अर्निंग को एक्सक्लूड कर देते हैं. बैंक बोरोइंग्स ऑफ वर्किंग कैपिटल्स आर इंक्लूडेड, कॉस्ट ऑफ इशू आर इंक्लूडेड, वेट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू और ऑन बुक वैल्यू. सो राइट आंसर इज वेट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू और बुक और ऑन बुक वैल्यू. तो एक्चुअली जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो 3 तरीके से निकालते हैं, या तो बुक वैल्यू पे, या तो मार्केट वैल्यू पे, या मार्जिनल वैल्यू पे. सो आंसर इज डी. Wish you all the best. Keep watching. Thank you so much.